जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं मोस्टली, उनके लिए इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ ने परमानेंट रेजिडेंस का एक रूट ओपन किया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया हम्म, हम्म, है ग्रेजुएट टैलेंट प्रोग्राम है, हम्म, जिसमें वो हाईली एजुकेटेड पीपल या हाईली स्किल्ड लोग लेते हैं हम्म, और उनको शॉर्टेस्ट टाइम में पीआर दे देते हैं। उसके अलावा यूएसए में एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। हम्म, अब कुछ माह पहले सऊदीया ने भी ये शुरू किया है, जिसमें वो जर्मनी ने भी ग्रीन कार्ड हाँ, दिया। जर्मनी ने भी ग्रीन कार्ड देना शुरू किया। तो वो ये एक रूट है जिसमें आप शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्या कोई ऐसे कंट्रीज भी हैं कि पीएचडी के बेस के ऊपर हम अपने घर बैठे ही जो है वो पीआर ले सकें? हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही एक कंट्री है। डॉक्टर आबिद ने रिसेंटली जो है ऑस्ट्रेलिया की जो है पीआर ली है, इसी रूट के थ्रू अपनी पीएचडी जो डिग्री है उसकी बेस के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैं अपने चैनल के ऊपर डिफरेंट सक्सेस स्टोरी शेयर करता रहता हूं कि जो लोग स्कॉलरशिप्स के ऊपर बाहर गए हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर कैसे जाया जाता है और आगे फ्यूचर कैरियर्स क्या हैं। तो आज ही एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी डॉक्टर आबिद फ़ारूक मेरे साथ हैं। आबिद को आप मेरे चैनल के ऊपर इससे पहले भी देख चुके होंगे। हम कोरिया में भी इकट्ठे थे और माशाल्लाह स्वीडन में भी जो है ये एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आबिद जो है वो पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो आज मैंने इनको स्पेशली इनवाइट किया है कि पीएचडी के बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं, कि पीएचडी को अगर एक एज अ कैरियर लेके चला जाए तो आप फ्यूचर में जो है किन किन बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं और आपका जो आने वाला लाइफस्टाइल है या कैरियर है वो किस तरह का हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, पहले थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दें कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन जो है आफ्टर एफएससी जो है वो कहाँ से है। जी, आफ्टर एफएससी मैंने कॉमसेट्स लाहौर से जो है अपनी अंडरग्रेड की केमिकल इंजीनियरिंग में, और फिर वहीं से ही मैंने मास्टर्स किया केमिकल इंजीनियरिंग में। और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने कुछ टाइम इंडस्ट्री में जॉब की, लेकिन मुझे उसमें कुछ इतना आप कह सकते हैं कि करियर में प्रोग्रेस इतनी अच्छी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, कि एक्सेप्ट कि अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं फिर तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस आपकी होती है। अदरवाइज़ जो उनकी जो वर्क कल्चर है वो इतना अच्छा मुझे पसंद नहीं आया। तो हम्म, इसलिए मैंने फिर देखा, सर्च करना शुरू किया कि मैं मास्टर्स के बाद क्या कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे ये एक करियर नज़र आया कि पीएचडी करते हैं, और पीएचडी भी एक्सपोजर लेने के लिए मैंने ट्राई की कि मैं काफ़ी दूसरी कंट्री में जाके हम्म, जो है परसू करूँ। तो उसके लिए मैंने फिर सर्च करना शुरू किया। तो काफ़ी ऑप्शंस नज़र आई, लेकिन जिसमें एक ज़्यादा प्रॉमिसिंग थी वो मुझे साउथ कोरिया नज़र आई, क्योंकि इसके जो ग्रेजुएट्स हैं वो पीएचडी हम्म, के बाद काफ़ी अच्छी जगह पर जाते हैं। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सोल ज्वाइन की फाइनली पीएचडी के लिए, और 3.5 ईयर में मुझे पीएचडी मिली। जिसके बाद फिर मैंने पोस्टडॉक स्टार्ट की कोरिया में, यूनिवर्सिटी ऑफ सोल में ही, और 1.5 ईयर मैंने वहाँ पर पोस्टडॉक एज अ पोस्टडॉक काम किया। और फिर क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कोरिया में, तो और एक्सपोजर लेने के लिए मैंने सोचा कि कहीं और अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद मैंने स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में फ़ेलोशिप के लिए अप्लाई किया। यहाँ पर वैनर ग्रैंड फ़ेलोशिप है, काफ़ी फेमस प्राइवेट फ़ेलोशिप है। तो प्रोफेसर से कांटेक्ट किया, उसने मेरे से प्रपोज़ल डिमांड किया, तो प्रपोज़ल लिखा और फिर सबमिट किया, और फॉर्चुनेटली वो प्रोफाइल को देख कर उन्होंने एक्सेप्ट किया, और फिर मैं यहाँ पर अभी एज अ पोस्ट डॉक काम कर रहा हूँ। जी। तो व्यूअर्स, इनकी जो फेलोशिप थी उसमें एक रिक्वायरमेंट थी कि आपकी 10 पब्लिकेशंस होनी जी बिल्कुल, ये चाहिए ऐसे। बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तो पीएचडी में कोरिया से इन्होंने जो है 10 प्लस पब्लिकेशंस थी जो कि इनके लिए बहुत जो है वो फ़ायदा मंद साबित हुई इस फेलोशिप को विन करने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, पीएचडी करने के फ़ौरन बाद आप थोड़ा अर्सा कोरिया में रहे हैं, आपको जो आपने जॉब जॉब ट्राई की है तो आपको कोई मल्टीपल जॉब्स भी मिली हैं या अकेली स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में ही जॉब ऑफर हुई है? नहीं, मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था। हम्म, तो मुझे ऑफ़र 2-3 जगह से आई थी। पहले हम्म, तो मुझे स्टॉकहोम से ही 2 जगह से ऑफ़र आ गई हम्म, थी। एक तो केटीएच, इनकी काफ़ी फ़ेमस यूनिवर्सिटी है, हम्म, नंबर 1 टेक्निकल यूनिवर्सिटी है स्वीडन की। वहाँ से भी मुझे पोस्ट डॉक की ऑफ़र हुई थी, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हुई थी। तो मैंने ये मेन ऑफ़र्स थी। उसके अलावा मुझे एक नीदरलैंड से भी ऑफ़र आई थी, हम्म, लेकिन वो इतनी फ़ीज़िबल नहीं थी इधर, क्योंकि मैंने खुद हम्म, प्रपोज़ल लिखा था और ये मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड था, मेरा इंटरेस्ट भी इसमें था।
तो सबसे ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी लगी, तो फिर यहाँ पर ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने केटीएच की बात की। केटीएच व्यूअर्स आपको बताता चलूँ, स्वीडन की टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और यहाँ के जितने भी स्वीडिश नेशनल लोग हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं कि अगर साइंस की एजुकेशन लेनी है तो केटीएच में जाना है। तो जब आप अंडर ग्रेड के बाद ट्राई कर रहे थे मास्टर्स या पीएचडी में, और जब पीएचडी के फौरन बाद जब आपने यहाँ पर ट्राई किया, तो किस चीज़ के अंदर, यानी किस डिग्री के बाद आपका सक्सेस रेट ज़्यादा था, और पीएचडी ने आपको किस तरह हेल्प की इस केटीएच में जॉब लेने के लिए? जी, स्वीडन का काफ़ी, क्योंकि इन्वेंशंस के लिहाज से काफ़ी फेमस है। इधर काफ़ी नोबेल प्राइज़ जो हुँ, साइंटिस्ट हैं वो भी काफ़ी स्वीडन से हैं। हुँ, तो तो ये तो शुरू से था कि हमने किसी ऐसी कंट्री में जाना है जहाँ पे साइंस को काफ़ी प्रमोट किया जाता है और वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है। हुँ, तो मैंने बेसिकली अपने अंडरग्रेड के बाद भी हुँ, अ, एक और फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, लुलियो यूनिवर्सिटी है स्वीडन हुँ, में, वहाँ अप्लाई किया था और मेरा इंटरव्यू भी हुआ था। 2-3 फेजेस मैंने हुँ, क्रॉस कर ली थी। लेकिन फाइनली जो बैरियर आया था, उन्होंने जो हायर किया था वो पीएचडी होल्डर हायर कर लिया था। हुँ, तो पीएचडी होल्डर को क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा होता है, उसने रिसर्च ज़्यादा की होती है कंपेयर टू मास्टर या अंडरग्रेड स्टूडेंट जिनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला होता रिसर्च। तो पीएचडी के बाद जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ती हैं आपके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं इन कंट्रीज़ में तो। सही, डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है पीएचडी हाँ, के बाद। वो तो एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि हुँ, पीएचडी में आप प्रॉपर फुल टाइम रिसर्च करते हैं, जो कि अंडरग्रेड में अगर आप देखें तो आपका कोर्सेज पे फोकस होता है, तो आप हुँ, रिसर्च की तरफ नहीं जाते, और मास्टर्स में आप बिल्कुल हुँ, स्टार्ट करते हैं तो इतनी अच्छी प्रोफाइल आप बना नहीं पाते। सही है। अच्छा जी, अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारा क्या कहते हैं कोर हम्म। टाइटल है इस वीडियो का, कि लोग समझते हैं पीएचडी बड़ा लंबा अरसा एक स्ट्रगल का नाम है, बहुत पढ़ना पड़ता है, 22-23 साल एजुकेशन है, उसके बाद जाके आप सेट होना स्टार्ट होते हैं। तो डेफिनेटली ये बड़ा लंबा एक पाथ है जिसके ऊपर आपको चलना पड़ता है, तब जाके आप जो है वो पीएचडी, पोस्ट पीएचडी कैरियर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो हम्म। आपके ख्याल में ये वाला जो रूट है ये किस तरह बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द अदर रूट्स, जैसे लोग इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाते हैं? देखिए, इसमें इसको इस तरह छोटा आंसर नहीं इसका हो सकता। हम्म, तो इसमें ये है कि पीएचडी डेफिनेटली आपको इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप स्ट्रगल तो आपको करनी पड़ेगी। पीएचडी आप हम्म, ऐसे नहीं ले सकते कि आप आए और आप हम्म, बैठे और आपने कुछ नहीं किया और छोटा मोटा काम करके आपको पीएचडी वो दे देंगे। स्ट्रगल तो है, हम्म, लेकिन इसमें बेनिफिट्स उसके साथ साथ अगर आप कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल जॉब से तो बहुत ज़्यादा है। हम्म, एक तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, हम्म, तीसरा ये है कि आपको जो है मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में जाकर काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिससे आप लर्न बहुत ज़्यादा करते हैं। हम्म, और उसके अलावा जो है आप जो मेन इसके जो बेनिफिट्स इसके स्टार्ट होते हैं वो पोस्ट पीएचडी हैं। हम्म, प्री पीएचडी में आपको एक स्ट्रगल तो करनी पड़ती है समटाइम्स, स्पेशली अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पे वर्क कल्चर थोड़ा सा टफ है, तो वहाँ पे आपको समटाइम्स 10-10 घंटे भी काम करना पड़ता है, 10 से ज़्यादा भी करना पड़ता है। लेकिन जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया ओपन हो जाती है। और उसमें से एक रिसेंटली इन्होंने एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, जो ये बड़ा रीसेंट फिनोमेना है, कि इन्होंने जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं पीएचडी होल्डर्स हैं मोस्टली, उनके लिए इन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ ने परमानेंट रेजिडेंस का एक रूट ओपन किया है। तो इसमें आप शॉर्टेस्ट टाइम में, जो कि पहले लोग 5-5 साल 6-6 साल वेट हम्म, करते थे पीआर लेने के लिए, हम्म, वो अब जो इस रूट से आते हैं उनके लिए 1 से 2 साल का प्रोसेस कर दिया है उन्होंने। सही है। तो आप कुछ कंट्रीज मेंशन कर सकते हैं जो कि पीएचडी के बाद पीआर ऑफर करते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी? पहले थोड़ा परमानेंट रेजिडेंसी का बता दें और फिर कंट्रीज का बता देंगे कौन कौन से कंट्री। परमानेंट रेजिडेंस एक ऐसा आप कह सकते हैं रूट है जिसमें आपको कोई भी कंट्री वहाँ पे रहने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 years। हम्म, मोस्टली ये 5 years होता है, हम्म, जिसमें आपको सारे राइट्स वही मिलते हैं जो कि एक नेशनल के राइट्स होते हैं। हम्म, आप उनकी मेडिकेयर भी उसी तरह हम्म, ले सकते हैं। हम्म, स्कूल्स की जो एजुकेशन है वो फ्री होती है। हम्म, आपके जो बच्चे हैं वो भी वही स्टेटस एंजॉय करते हैं जो वहाँ के हम्म, नेशनल एंजॉय करते हैं। तो सही, आप बेसिकली उस कंट्री की नेशनल की तरह रहते हैं। सही, और अब आ जाते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ ऑफ़र करती हैं। सारी यूरोप में ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ऑफ़र करती हैं हम्म, आपको पीआर।
लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर मोस्टली 4 इयर्स टाइम है, हम्म, जिसमें आप यहाँ पर जॉब करते हैं, टैक्स पे करते हैं, और हम्म, उसके बाद फिर वो आपको पीआर ऑफ़र करते हैं जब आप अप्लाई करते हैं आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन लेके। लेकिन अब रिसेंटली एक चीज़ आई है, जिस जैसे ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट किया हम्म, है, ग्रेजुएट टैलेंट प्रोग्राम है, हम्म, जिसमें वो हाईली एजुकेटेड पीपल या हाईली स्किल्ड लोग लेते हैं हम्म, और उनको शॉर्टेस्ट टाइम में पीआर दे देते हैं। उसके अलावा यूएसए में एक प्रोग्राम शुरू हुआ है। हम्म, अब कुछ माह पहले सऊदीया ने भी ये शुरू किया है, जिसमें वो जर्मनी ने भी ग्रीन कार्ड हाँ, दिया। जर्मनी ने भी ग्रीन कार्ड देना शुरू किया। तो वो ये एक रूट है जिसमें आप शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ कि जो पीएचडी है ये एक स्किल है, डिग्री तो है ही है। तो ये स्किल बड़ी हाई लेवल स्किल है, ये हाँ, स्पेशलिस्ट लोग आते हैं, ये स्पेशलिस्ट फील्ड में आते हैं, तो इनके लिए बहुत इजी रूट हो जाता है जो है वो पीआर लेने का। अच्छा, अब पीआर जैसे यूरोप में है कि हम आएंगे 4 साल रहेंगे, टैक्स पे करेंगे, तो फिर हाँ, पीआर मिलेगी। बिल्कुल। क्या कोई ऐसे कंट्रीज भी हैं कि पीएचडी के बेस के ऊपर हम अपने घर बैठे ही जो है वो पीआर ले सकें? हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही एक कंट्री है। उसके हम्म, अलावा यूएसए ऐसी हम्म, कंट्री है जहाँ पे आप हम्म, घर बैठे हम्म, अपनी स्किल्स की बेस पे हम्म, आप डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करते हैं जो उनकी रिक्वायर्ड है, और उसके बाद आप पीआर ले सकते हैं। सही। तो यूके में भी ऐसा ही है ना? यूके में भी रिसेंटली उन्होंने शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे अप्लाई करते हैं और आपको वो पीआर मिल सकती है। और ये 5 ईयर प्रोग्राम है, आपको 5 साल के लिए पीआर मिलती है, और उसके बाद आप नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सही है। अच्छा, तो व्यूअर्स आपको बताता चलूँ, जैसे इन्होंने पीआर्स का बताया कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफर करते हैं, तो डॉक्टर साहब आप कुछ थोड़ा बहुत इसके बारे में बताएं कि ये आपके लिए कितना लेंथी प्रोसेस था और कितना मुश्किल प्रोसेस था? हम्म, तो पहले तो मैं प्रोग्राम बताता हूँ कि हम्म, जिस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने 4 साल 2009 से स्टार्ट किया था, हम्म, 2019 से, सॉरी। हम्म, जिसमें उन्होंने ये ग्रेजुएट टैलेंट इनिशिएटिव एक स्टार्ट किया था, जिसमें वो जो हाईली जो ऐसे लोग हैं जो अपनी जॉब पे काफ़ी हाई लेवल पर है, हम्म, या एक ये कैटेगरी थी जिसको वो ग्लोबल टैलेंट पाथवे कहते थे। हम्म, दूसरी कैटेगरी थी इसमें डिस्टिंग्विश टैलेंट पाथवे, हम्म, जिसमें वो हाईली एजुकेटेड लोग जो हैं, मोस्टली पीएचडी होल्डर्स को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप आएँ और हम्म, हमारी कंट्री में सर्व करें। हम्म, उस रूट पे जाने के लिए आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करानी पड़ती है, हम्म, और उसमें आपको बताना पड़ता है कि आप क्यों बेनिफिशियल हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। हम्म, और उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको एक नॉमिनेटर चाहिए, हम्म, जो वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन पीआर होल्डर भी हो सकता है। और एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो आपका नॉमिनेटर होगा वो आपकी फील्ड में स्टैब्लिश्ड होना चाहिए। हम्म, तो आपको भी स्टैब्लिश होना है और आपके नॉमिनेटर को भी स्टैब्लिश होना है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है इसकी अप्लाई करने के लिए। सही है। मतलब वहाँ कोई बंदा आपकी गारंटी दे कि ये बंदा मतलब एवेलुएट हम्म, करे आपको कि ये वाकई हाँ, बंदा इस फील्ड का है और जो है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल हो हाँ, सकता वो बेसिकली इवेलुएट नहीं करता, वो आपको नॉमिनेट करता है कि है। अकॉर्डिंग अच्छा, टू हिम जो आप हैं वो बेनिफिशियल हैं ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी के लिए। सही तो है। वो आपको सिर्फ नॉमिनेट करता है, और क्योंकि वो खुद इस फील्ड में हम्म, काफ़ी सक्सेसफुल है, हम्म, तो वो फिर उसकी जो नॉमिनेशन है वो काफ़ी वेट रखती है अगर आप इस सही रोड है। से पीआर लेना चाहते हैं तो तो। आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलियन पीआर लेने के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी चांस ऑफ सक्सेस बढ़ा सकती हैं सबसे इस? पहले तो अगर आप डिस्टिंग्विश टैलेंट पाथवे से अप्लाई करते हैं, हम्म, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी हम्म, चाहिए। आप क्योंकि पीएचडी में मोस्टली जो इसमें अब ये चीज़ इसमें आपने बेसिकली शो कराना होता है कि आप हर तरह से एलिजिबल हैं ऑस्ट्रेलियन हम्म, पीआर लेने के लिए। वो आप किस तरह शो कराते हैं, हम्म, आपने कुछ भी जो आपको लगता है आपने अचीव किया है ना अपनी हम्म, एकेडमिक फील्ड में, हम्म, वो आपने उनको शो कराना है, और इस तरह शो कराना है कि उनको लगे कि ये स्किल जो है हम्म। हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है। आपके केस में अगर आप क्या हम्म, समझते हैं कौन सी 3-4 चीज़ें थी जो कि ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुई? मेरी जो थी एक तो मेरा जो रिसर्च बैकग्राउंड था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हुँ, तो मैंने पीएचडी में अराउंड 25 प्लस हुँ, हुँ, मेरी पब्लिकेशंस थी, हुँ, हुँ, जिसने आई थिंक काफ़ी
हम्म, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया मुझे पीआर लेके देने में। उसके अलावा फिर एक्सपोजर काफ़ी था, हमने हम्म, कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी अटेंड की थी। हम्म, और फिर मैं कुछ जर्नल्स का रिव्यूअर भी रह चुका हूँ। हम्म, तो वो रिव्यू जो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप दिखाते हैं। उसके अलावा फिर कोलैबोरेशंस काफ़ी ज़्यादा थी हमारी। तो हम कोलैबोरेशन से हम ये बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं और हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ फेलोशिप्स विन की हुई थी। हम्म, जैसे मैंने साउथ कोरिया में एनआरएफ, उनकी अच्छा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, उनकी फेलोशिप विन की थी। फिर यहाँ पर स्वीडन में मैंने वैनर ग्रैंड फेलोशिप विन की थी। हम्म, तो ये सारा एक कंबाइंड एक हम्म, प्रोसेस था जिससे जो एक आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है, और फिर आप अपना अच्छा सा केस बना के अप्लाई करते हैं, और फिर हम्म। आपको वो एवेलुएट करते हैं, और फाइनली आप विन कर सकते हैं पीआर। जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह इनकी प्रोफाइल ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है फिर पीएचडी में सही हम्म, आपने मेहनत करनी है, अगर आपने पीएचडी को ही लेके अपना कैरियर जो है वो आगे परसू करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि इसमें ड्यूरेशन कितना लगा आपको? ड्यूरेशन इसका पहले तो वो बात करते हैं कि वो कितना उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। हम्म, तो वेबसाइट पे सक्सेस रेट उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जिसमें नॉर्मली एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाती हैं, वो है 14 मंथ्स अभी, हम्म, जो रिसेंटली आ रहा है। हम्म, लेकिन ये अब कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, हम्म, क्योंकि ये काफ़ी इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी हैवी है। हम्म, तो आप अब ये डिपेंड करता है आपका केस किस तरह, कितना टाइम लेगा, आप उसे किस तरह प्रेजेंट करते हैं। हम्म, तो ये जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स तक भी जाती है। हम्म, जो मेरे केस में अराउंड 16 मंथ्स लगे हैं मुझे, हम्म। फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिशन टू कंप्लीट गेटिंग अ पीआर। सही है। अच्छा, अब आपने पीआर का प्रीवियसली भी बताया कि जो बेनिफिट्स उनके सिटीजन्स को मिलते हैं वो आपको भी मिलेंगे। इसके अलावा कोई बेनिफिट बता सकते हैं कि जॉब आपकी, अगर आप देखें ना, मैंने जॉब अप्लाई की स्वीडन, पाकिस्तान बैठ के मुझे जॉब मिल गई, ठीक है। और अगर मेरे पास लेट से स्वीडन की पीआर होती तो मैं कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपके पास उस कंट्री की पीआर है और एक बंदे के पास पीआर नहीं है और दोनों अप्लाई करते हैं, तो क्या बेनिफिट हो सकता है पीआर के सिलसिले अच्छा, अब इसमें ये है कि आजकल जो वीज़ा प्रोसेस है ना वो काफ़ी एक्सटेंसिव, में? इतना इजी नहीं रहा। हम्म, स्पेशली अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, हम्म, उसमें भी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उनके लिए वीज़ा प्रोसेस इतना इजी नहीं है, तो वो हम्म, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम्म, तो अगर हम स्पेसिफिकली इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप पूरा फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो एंड में वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू अ परमानेंट रेजिडेंस होल्डर। हम्म, तो इसमें अगर आप नहीं हैं, तो वो आप 80% जॉब्स जो हैं आप वैसे ही उसकी हम्म, लिस्ट से निकल जाते हैं। हम्म, तो अब ये कुछ कंट्रीज़ इस तरफ मूव कर रही हैं कि उनको जो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वीज़ा का, और फिर वेट करना पड़ता है, और हम्म, फाइनली समटाइम्स ऐसे भी केसेस होते हैं कि वीज़ा अप्रूव हो जाता है और लोग नहीं आ पाते, हम्म, क्योंकि टाइम इतना हो चुका होता है, तो वो कुछ और अपॉर्चुनिटी अवेल कर चुके होते हैं। तो हम्म, अगर आप आपके पास पीआर है, तो आप जैसे ही आपको जॉब ऑफर आती है, आप फ़ौरन हम्म। उसके लिए मूव कर सकते हैं। जबरदस्त, यानी कि हम्म। बहुत इजी है फिर जॉब लेना ना। हाँ, अगर आप उस आदमी से कंपेयर करते हैं जिसके पास पीआर नहीं है, हम्म, तो आपके 70 to 80% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इंक्रीज हो जाते हैं। हम्म, तो ये पीएचडी के बाद ये एक बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दी है कि अगर आप पीआर किसी कंट्री की ले लें, लेट्स से यूएसए या जर्मनी या हम्म, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने ली है, तो आपके लिए वहाँ पर जॉब लेना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, हम्म। इसके अलावा कोई बेनिफिट आप बताना चाहेंगे? आपको एक तो बेसिकली आप उधर के नेशनल कंसीडर, जिस तरह आप नेशनल हम्म, कंसीडर होते हैं, वही आपको सारी हम्म, फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो आपके जो दूसरा, इन माई केस मैंने क्यों ऑस्ट्रेलिया को चूज़ किया, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। हम्म, तो हमने क्योंकि मैंने 3 से 4 कंट्रीज़ में गया हूँ, और क्योंकि फैमिली के साथ भी रहा हूँ, हम्म, तो मुझे एक जो डिफ़िकल्टी मैंने फेस की कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं है, तो आपके जो बच्चों की एजुकेशन है उसमें हम्म, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। बच्चों को नए सिरे से करना पड़ता है। आप एक नई कंट्री में मूव करते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, फिर काफ़ी टाइम वो निकल हम्म, जाता है। तो अगर आप जाते हैं इधर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो आपकी एजुकेशन, एक तो बच्चों का हम्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, दूसरा आपको जो, अगर आप पीआर पे हैं तो आपको मेडिकेयर फैसिलिटीज़ भी उसी तरह मिलती हैं, तो हम्म, आपका मेडिकल भी फ्री होता है, कंपेयर टू अगर आप
वैसे वीज़ा पे जाते हैं या किसी और चीज़ पे, तो इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉमिसिंग रूट है, लेकिन सही इसके है। लिए वही चीज़ है कि थोड़ा सा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग पीएचडी। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे लोग अंडरग्रेड के बाद अप्लाई करते हैं किसी कंट्री में जाने के लिए, तो उनकी डिग्री की वैल्यूएशन कोई फॉरेन एजेंसीज करती हैं। आपने भी कोई इस हम्म, तरह की वैल्यूएशन कराई है डिग्रीज? नहीं, हमने मेरे ख्याल से तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम्म, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आप हम्म, खुद थोड़ी सी अगर रिसर्च कर लें तो वही रिसर्च जो एजेंसीज कर रही हैं आपके लिए, अगर आप खुद कर लें तो आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके हम्म। आराम से अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई एवैल्यूएशन नहीं कराई, जस्ट हम्म, पीएचडी डिग्री को ही उन्होंने कंसीडर किया है हाँ, और मैंने आगे? सिंपली पीएचडी हम्म, डिग्री उनको सबमिट की है, वो भी हम्म, लेटर स्टेजेस हम्म। में। सही पहले है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो हम्म, वो डिग्री भी नहीं सबमिट करनी होती आपको। सही है। अच्छा, अब एक और चीज़, इसकी कोई फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी है? अगर मतलब आप सबमिट कर देते हैं और आपका सक्सेस अचीव नहीं कर पाते पीआर में, हम्म, तो फिर क्या वो पैसे जो हैं वो रिटर्न हो जाते हैं या नहीं? हाँ, ये इसमें एक चीज़ है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए तो आपको हम्म, कोई फ़ी नहीं सबमिट करनी पड़ती। हम्म, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम्म, हर वीज़ा की तरह इस वीज़ा की भी एक फ़ी है। हम्म, तो इसमें अब इस वीज़ा की फ़ी है, GTI 858 वीज़ा है ये, इसकी पर पर्सन 4850 समथिंग फ़ी है, हम्म, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। हम्म। तो वो आप पे करेंगे तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है, और अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो ये नॉन रिफंडेबल है, तो ये वापस नहीं मिलता? वापस नहीं मिलेगा आपको कुछ। सही है। हम्म, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करना है, तो हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि हम्म, आइल्स स्कोर होना चाहिए। तो हम्म। आपके केस में ये था, ये चाहिए नहीं, था? पीएचडी के बाद आपसे कोई आइल्स नहीं मांगता। हम्म, हाँ, ये इसमें एक है कि अगर आप अपनी फैमिली को मूव कर रहे हैं हम्म, तो वो आपकी वाइफ के लिए आइल्स मांग सकते हैं। हम्म, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आपकी वाइफ ने जिस कॉलेज से यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली है, आप उधर से हम्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एक को हम्म, मिलता है, हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज वो प्रोवाइड करता है, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि आपकी जो सारी एजुकेशन थी उसका मीडियम ऑफ हम्म। जो स्टडी था वो इंग्लिश था, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो था वो इंग्लिश था, वो आप वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपने थोड़ा सा हम्म, अब ज़रा स्मार्ट होके अप्लाई करना पड़ता है। हम्म। या तो आप आइल्स दे लें या फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कर लें, तो इसमें काफ़ी कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं अगर आप सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया इन्हीं बातों से। तो अगर जिस तरह यहाँ पर है कि आपके स्पाउस जो हैं आपके साथ अगर मूव करते हैं, तो वो वर्क उनको अलाउ है, हम्म, तो इसके ऊपर भी ऐसा है जो ये हाँ, पीआर है? हाँ, इसमें बेसिकली वही, जैसे पहले मैंने बताया, जो नेशनल्स के राइट हैं वही हैं आपके। हम्म। तो अगर आपकी स्पाउस जॉब करना चाहती हैं तो वो भी, उसके भी वही राइट्स हैं, वो कर सकती हैं। जी, थैंक यू हम्म, फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो व्यूअर्स, वेलकम। जैसा कि आपने इस पूरे जो सेशन है उसके अंदर ये आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि पीएचडी के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें आपके पास सोशल बेनिफिट्स हैं, आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, आपकी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है, मोस्टली फंडेड ट्रिप होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर आप मल्टी कल्चरल पीपल्स जो हैं, मल्टी नेशनल जो लोग हैं उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है, आप स्पेशलाइज स्किल्स जो हैं वो आपके अंदर आती हैं। और सबसे जो है वो एंड के ऊपर आपको जो हमने इस व्लॉग के अंदर शेयर किया कि आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं उनकी नेशनैलिटीज़ और परमानेंट रेजिडेंसीज जो हैं वो ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस रूट के मतलब अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको डॉक्टर आबिद से कनेक्ट कर दूंगा। इंशाल्लाह ही विल हेल्प। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।